नमस्कार। विश्व एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है रोज, और जो घटनाक्रम बदल रहे हैं वहाँ पे जिस तरीके की ट्रीटी साइन की जा रही हैं वो इस बात की पुष्टि करते जा रही हैं कि जो विश्व एक तरफ एक आगे की तरफ देख रहा था, सिविलाइजेशन को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी, अंडर न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, भुखमरी की बात हो रही थी और तमाम तरीके की फ्रीडम्स, टेररिज्म की बात हो रही थी। वो सब कुछ लग रहा है पीछे छूट गया है और अब एक ही टारगेट रह गया है, किस तरीके से लगातार युद्धों को बढ़ाया जाए, और उसी के लिए लगातार अलग अलग तरीके की ट्रीटीज़ को साइन किया जा रहा है। तो जून में इसी साल पुतिन और किम जोंग के बीच में ट्रीटी साइन होती है म्यूचुअल डिफेंस की, लेकिन वो रेटिफाई नहीं की गई थी, यानी कि कम्प्लीटली साइन नहीं किया गया था। साइन हो गया है अब, तो इसका मतलब है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का कि अगर रशिया के ऊपर कोई आँच आएगी तो नॉर्थ कोरिया मदद करेगा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई आँच आएगी तो रशिया मदद करेगा। और जब इस तरीके के काम होने लग जाएं कि किसी के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको बचाने के लिए कोई दूसरा जाएगा, तो गंभीर सिचुएशन बनती है। पहले विश्व युद्ध के समय भी यही हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के समय भी यही हुआ था। जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो क्योंकि पोलैंड की रक्षा की जिम्मेवारी यूके ने ले रखी थी, यूके को वॉर डिक्लेयर करनी पड़ी और यूके के साथ फ्रांस को करनी पड़ी और उसी के साथ यूएस को भी उसमें आना पड़ा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर लगातार बनती जा रही है और गंभीर होती दिखाई दे रही है। तो समझेंगे कि अगर इस तरीके से म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी तो और भी देशों की है, वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फ़ायदा किसको होने वाला है, नुकसान किसको होने वाला है। और एक देश है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी तरीके का युद्ध हो, देखेंगे वो देश कौन सा है। तो नॉर्थ कोरिया ने रेटिफाई कर दी है, यूक्रेन ने प्रिपेयर कर दिया है किस तरीके से अब फाइट करेगा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के साथ। रशिया को भी लग रहा है कि अब हम जीत सकते हैं, क्योंकि ट्रंप 2.0 में हो सकता है कि वहाँ पर पैसे की कटौती कर दी जाए। उन्होंने कई बार कह दिया है कि हम जो बफर जोन बनाएंगे वहाँ पर भी अमेरिकन सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे, हम पैसा नहीं भेजेंगे, हम जो हथियारों की सप्लाई है उसको रोक देंगे। कहना आसान है, करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं पर साउथ कोरिया का भी कहना है कि मैं भी यूक्रेन को वेपन भेजूंगा। तो कई सारे देश अब यूक्रेन रशिया वार में घुसते जा रहे हैं और इसका परिणाम जो है बहुत गंभीर होने वाले हैं। तो आखिर जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं वो गए कहाँ हैं? तो ये रशिया का कुर्स्क रीजन है, जिसको अगस्त में यूक्रेन ने बिल्कुल बहुत तेज़ी से ऑफेंस करते हुए ऑफेंसिव एक्शन के द्वारा कब्जे में ले लिया। ये पहली बार था जब यूक्रेन के पास रशिया का कोई हिस्सा आता है और रशिया इसको छुड़ाना चाहता है, इसी के लिए ऑफेंसिव तैयार है और हो सकता है इसको वापस भी ले ले, लेकिन उसके परिणाम गंभीर होने वाले हैं। कारण नॉर्थ कोरिया का वहाँ पहुँचना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा, और इवन कि जो चाइना है उसको भी नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि कारण है चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो 1961 में साइन की गई थी। जब कोरियन वार चल रही थी तब भी माओ ने चाइनीज़ सैनिक को वहाँ पर भेजा था कि जाओ और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया की रक्षा करो, क्योंकि अगर साउथ कोरिया वाला हिस्सा पूरा नॉर्थ कोरिया को भी जीत लेता और एक कोरिया बन जाता जो कि अमेरिका के अकॉर्डिंग होता, तो माओ के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई बिल्कुल चीन के दरवाजे पे आ जाती और चीन को एक बफर जोन चाहिए थी जो नॉर्थ कोरिया है। तो माओ का एक कथन था कि बिना होंठ के दांतों में ठंड बहुत लगती है, यानी कि होंठ जो है वो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया तो हमें बचाना ही है। तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नॉर्थ कोरिया के साथ है। नॉर्थ कोरिया रशिया में युद्ध करने चला गया। अब अगर वहाँ से उत्साहित होकर नॉर्थ कोरिया कहीं साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देता है तो चीन को डेलिबरेटली घुसना पड़ेगा नॉर्थ कोरिया की मदद करने के लिए, और चीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगर चीन वहाँ पर घुसता है तो चीन के सामने मुश्किल होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट फिर यूएस के जो अलाइज हैं उसके साथ पंगा हो जाएगा। और वो पंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 3 देश, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, तीनों के साथ यूएस की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। तो देखिए काम जो है बहुत गंभीर होता जा रहा है। ये देखिए जापान के साथ भी 1951 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी यूएस ने साइन की थी, और उसके बाद से 80 के आसपास बेस हैं जापान में, और जापान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमेरिकी सैनिक वहाँ पर हैं। तो बिल्कुल चीन के सामने अमेरिकी बेस है, वहाँ पर सैनिक है और म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी है। वहीं पर फिलीपींस के साथ भी जो यूएस के रिलेशन है 1946 के आसपास शुरू होते हैं और 1951 में उनके बीच भी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, तो उसको बचाने के लिए भी अमेरिका को आना पड़ेगा। वहीं पर साउथ कोरिया, उसके साथ भी 1953 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन होती है। तो साउथ कोरिया के साथ भी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, फिलीपींस के साथ भी है, जापान के साथ भी। और अगर जापान
या यूँ कहें कि साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया हमला करता है तो सिचुएशन गंभीर हो जाएगी, क्योंकि फिर चाइना को आना पड़ेगा और चाइना आएगा तो यूएस को आना पड़ेगा और फिर विश्व युद्ध एक तरीके से ऑफिशियली भी डिक्लेयर ही हो जाएगा। इसीलिए चाइना को बहुत गुस्सा आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया आखिर वहाँ पर गया क्यों, जब उसकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूँ तो वो रशिया में करने क्या गया है। लेकिन वो भी एक जियोपॉलिटिक्स है रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना की, जो किसी और वीडियो में समझेंगे। आखिर इन तीनों में भी एक डिस्प्यूट है, ये तीनों भी नहीं चाहते कि इस तरीके से जिस तरीके से चाइना चाहता है उस तरीके से रशिया नहीं चाहता विश्व को, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया चाह रहा है मेरी मदद हो, चाइना नहीं करना चाहता, क्योंकि वही बात कि वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी अगर चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करता है। तो इसी को देखते हुए अब देखते हैं कि पूरा जो पैसिफिक एरिया है वहाँ पर इशू क्या है, क्योंकि इस तरीके का मैप हम जनरली अज्यूम नहीं करते। कन्वेंशनल मैप देखते हैं, पैसिफिक सेंटर्ड मैप को हम देखते नहीं। पैसिफिक सेंटर्ड मैप को ना देखें तो ऐसा लगता है कि रशिया इस तरफ है, यूएसए उस तरफ है, बहुत दूर दूर है, इनको आखिर दिक्कत क्या है एक दूसरे से। लेकिन अगर पैसिफिक सेंटर देखें तो खेल बिल्कुल बदल जाता है, फिर ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नज़र आते हैं। यहाँ पर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों के बीच लगभग एक तरीके से एक्सिस वाला काम हो रहा है। दो के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो चुकी है। वहीं पर जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया, इन तीनों की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो है यूएसए के साथ है और बिल्कुल आमने सामने है। सेम वही कंडीशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूरोप में थी कि आमने सामने अलाइज और एक्सिस खड़े थे, वहीं पर सारा डिस्प्यूट था। यहाँ पर भी यही युद्ध का मैदान बनने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेड है जिसमें भारत भी है। देखिए भारत भी इस तरफ से अगर देखें तो उसको भी साफ नज़र आता है कि यहाँ से टारगेट उसको भी किया जा सकता है। तो भारत क्वेड में, हालांकि वो एक सॉफ्ट पावर वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वहीं पर स्क्वाड है जिसमें फिलीपींस और जापान है, वहीं पर ऑकस भी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है यूएस के साथ। जो ओवरऑल सिचुएशन है वहाँ पर गंभीर है। और चाइना का जो वर्ल्ड व्यू है कि उसको अपने हिसाब से एक वर्ल्ड पावर बनना है, उसको एक बार अभी मल्टी पोलर जो वर्ल्ड है वो चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का युद्ध होता है और चाइना को आना पड़ता है, जैसी कि उसकी इकॉनमी है, वो किसी भी युद्ध को अभी नहीं चाहता। और अगर चाइना कहीं पर कमज़ोर होता है, क्योंकि रशिया तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा इतने बड़े असॉल्ट को उस तरीके से, चाइना भी अगर कमज़ोर होता है तो दोबारा से जो मल्टीपोलर बनाने वाला जो आइडिया है वो एक बार कलैप्स हो सकता है और फिर से जो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस यहाँ पर आते हैं तो सिचुएशन गंभीर हो जाएगी। तो नॉर्थ कोरिया का वहाँ जाना रशिया को भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन चाइना को अच्छा नहीं लग रहा। और पूरा जो यूएस है वो चाह रहा है कि एक बार होने दो कुछ यहाँ पर, फिर देखी जाएगी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वार 3 हो सकता है या इसको वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत माना जाए? क्या सिचुएशन आगे बनने वाली है? इस पर अपने विचार और कमेंट जरूर रखें। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।